हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन चैप्टर चल रहा था और इसकी मैं आपको 14 क्लासें कंप्लीट करवा चुका हूं। आज इसकी ये जो क्लास होगी वो अंतिम क्लास होगी, इसमें ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले अपन ने जो 14 लेक्चर था उसमें पढ़ा था सेल अथवा बैटरियों के बारे में। वहाँ पर मैंने कहा था सेल अथवा बैटरियाँ किससे कहते हैं, दो प्रकार के बताया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राथमिक सेल या बैटरी, द्वितीयक सेल या बैटरी। प्राथमिक सेल या बैटरी किससे कहते हैं, किस प्रकार की रिएक्शन होती है, इनको यूज में कैसे करते हैं, और द्वितीयक के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। प्राथमिक सेल के मैंने दो एग्जाम्पल आपको करवा दिए थे, एक तो करवाया था लेक्लांसी सेल और एक करवा दिया था मैंने मरकरी सेल। लेक्लांसी सेल में जो एक संकुल बनता उसके बारे में आपको बता चुका था। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल अथवा बैटरी के बारे में। इसमें मैंने आपको बताया था जैसे लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में आपको बात कर चुका हूं। और अब अपन पढ़ेंगे कैडमियम निकेल संचायक सेल के बारे में। तो अपन कौन से सेलों के बारे में पढ़ रहे थे, सेल अथवा बैटरियां। सेल या फिर इनको कहें बैटरियां, ये कितने प्रकार की थी, सेल अथवा बैटरियां। अपने इसको दो भागों में बांटा था, एक था प्राथमिक सेल या बैटरी और एक था द्वितीयक सेल कहें या क्या कहें इसको, बैटरी, ये थे। और प्राथमिक सेल अथवा बैटरी के बारे में अपनी संपूर्ण बातें हो चुकी थी। इसमें आपको मैंने दो एग्जाम्पल करवा दिए थे। कौन कौन से एग्जाम्पल करवाए थे इसमें आपको मैंने, लेक्लांसी सेल और एक करवाया था आपको मैंने मरकरी सेल। इसमें आपको मैंने एग्जाम्पल एक करवा दिया था लेड स्टोरेज बैटरी, लेड संचायक सेल, और ये दूसरा है कैडमियम निकेल संचायक सेल, ये दूसरा सेल। इनके बारे में पढ़ेंगे। अब मैंने कहा था सेल अथवा बैटरियों के बारे में, एक तो कैथोड का ध्यान रखना है, क्या होता है, किसका बना होता है, और इसकी रिएक्शन का। 2 नंबर एनोड का ध्यान रखना है, किसका बना होता है, क्या होता है, इसकी रिएक्शन। 3 नंबर नेट सेल रिएक्शन का ध्यान रखना है। 4 नंबर विद्युत अपघट्य कौन है उसमें, विद्युत अपघट्य। इन चीजों का अपने को प्रत्येक सेल में ध्यान रखना होता है, जैसा कि मैं आपको इसमें भी बता चुका हूं, इसमें भी बता चुका हूं, इसमें भी बता चुका हूं, और इसकी अपन आज बात करेंगे। तो आज अपन बात करेंगे कैडमियम या इसको कहते हैं अपन निकेल संचायक सेल। इस सेल के बारे में अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना है। कैडमियम निकेल संचायक सेल। अब देखो, इसमें देखना है अपने को एनोड किसका बना होता है, एनोड की रिएक्शन देखनी है। कैथोड किसका बना होता है और कैथोड की रिएक्शन अपने को देखनी है। अपने को पता है ये सेल कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय होते हैं यानी एक बार निरावेशित होने के बाद में इनमें विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करके इन्हें क्या किया जा सकता है, पुनः चार्ज किया जा सकता है, या फिर मैं कहूं क्या किया जा सकता है, इन्हें आवेशित किया जा सकता है। तो इनकी दोनों तरफ की रिएक्शन अपन देखेंगे। यानी निरावेशित होने समय सेल को यूज में लेते हैं, उस समय कौन सी रिएक्शन होती है, और जब सेल को चार्ज करते हैं तो उसकी विपरीत रिएक्शन हो जाएगी। तो निरावेशित यानी सेल को काम में लेते समय ऐसी रिएक्शन, तो आवेशित होते समय रिएक्शन उल्ट क्या हो जाएगी, उसकी रिवर्स हो जाएगी, या फिर मैं कहूं क्या हो जाए, उसकी विपरीत हो जाएगी। तो आज अपन पढ़ेंगे कैडमियम निकेल संचायक सेल के बारे में। देखो, इसमें मैं आपको बताऊं एनोड और कैथोड किसका बना होता है। इसमें बना होता है एनोड, किसका बना होता है, एनोड किसका बना होता है, और कैथोड किसका बना होता है, इसके बारे में अपने को देखना है। और इसमें अपने को देखना है जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है वो क्या होता है। देखो, इसमें एनोड बना होता है कैडमियम का, किसका बना होता है,
कैडमियम का बना होता है, कैडमियम का। और कैथोड बना है NiO2 का ग्रिड युक्त। इसका मतलब यह है कैडमियम धातु का एनोड बना होता है और निकेल डाइऑक्साइड का ग्रिड होता है कि प्लेटें होती हैं, उसका क्या बना होता है, एनोड बना होता है। विद्युत अपघटय कौन होता है यहां पर, विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय के रूप में यहां पर काम में आता है KOH। तो ये तो 3 महत्वपूर्ण बातें सेल के बारे में जो अपने को प्रत्येक सेल में ध्यान रखनी है। कैडमियम किसका बना होता है, सॉरी एनोड किसका बना होता है, इस पर क्या होगा, एनोड पर क्या होता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन अर्ध अभिक्रिया। इस पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी रिडक्शन अर्ध अभिक्रिया होती है इस पे। और ये विद्युत अपघटय। अब अपन देखेंगे इसकी कार्यप्रणाली। तो सबसे पहले देखते हैं एनोड पर संपन्न होने वाली अर्धसेल अभिक्रिया, अर्धसेल अभिक्रिया। एनोड पर जो अर्धसेल अभिक्रिया संपन्न होती है उसके बारे में अपन देखेंगे। देखो कैडमियम ये है कैसे विलयन में, क्षारीय विलयन में, KOH का विलयन है ना, विद्युत अपघटय। तो ये विद्युत अपघटय की तरह यहां पर कार्य करता है। और मैं यहां पर इसको लिखूं ऐसे, ऐसे लिख सकता हूं, यानी ये तो है डिस्चार्ज जब सेल को काम में लेते हैं, और ये है जब सेल को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, उस समय की बात है। तो यहां पर क्या बनेगा, CdO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर बनता है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा पास में लिख देता हूं, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब अपन देखेंगे इसके कैथोड पर संपन्न होने वाली, अपचयन अर्धसेल अभिक्रिया। ये कौन सी हो रही थी यहां पर, ऑक्सीकरण, यहां पर ऑक्सीडेशन वाली संपन्न हो रही थी, यहां पर कौन सी संपन्न होगी, रिडक्शन वाली। तो ये कैथोड पर रिडक्शन की अर्धसेल अभिक्रिया यहां पर इस तरह से संपन्न होती है, NiOH का होल थ्राइज, NiOH का होल थ्राइज। ये जो कैथोड पर है उसके ऊपर संपन्न होने वाली अर्धसेल अभिक्रिया है यहाँ पे। और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वही है, ये क्या है, डिस्चार्ज। और इधर कौन सी होगी, जब सेल चार्ज होगा उस समय की बात करेंगे अपन। यहां पर बनता है 2NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस। ये इसके कहां पर संपन्न होती है, कैथोड पर संपन्न होने वाली अपचयन अर्धसेल अभिक्रिया। ये एनोड पर संपन्न होने वाली ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया। इतना तो सभी जानते हो, एनोड पर ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया होगी, कैथोड पर अपचयन अर्धसेल अभिक्रिया होगी। ये तो मैं आपको बहुत ही बार बता चुका हूं, ये चीज तो आपको याद हो गई है। अब अपन बात करते हैं इसकी टोटल नेट सेल रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे, नेट सेल रिएक्शन। अब देखो नेट सेल रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये 2 OH है तो 2H से 2H भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं कैसी। नेट क्या है, CD कैडमियम और प्लस 2NiOH का होल थ्राइज। ये कौन सी है, ये सब जब सेल डिस्चार्ज होता है उस समय की रिएक्शन है। और इधर कौन सी होगी, जब सेल चार्ज होगा उस समय की रिएक्शन। बनता क्या है, CdO प्लस NiOH का होल ट्वाइस। ये क्या होगी, इसकी कंप्लीट नेट सेल रिएक्शन। समझ में आई बात। तो ये जो अभिक्रिया होगी यहाँ पर कैसी होगी, उत्क्रमणीय होगी, यानी डिस्चार्ज होते समय ये रिएक्शन इधर चली जाएगी, जब सेल से अपन धारा काम में ले रहे होते हैं उसी समय सेल डिस्चार्ज होगा।
और जब सेल को पुनः रिचार्ज करेंगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। ये नेट सेल रिएक्शन फॉरवर्ड, और ये कौन सी, इसकी रिवर्स, चार्जिंग के समय होने वाली रिएक्शन या आवेशित के समय होने वाली रिएक्शन। अब देखो इसकी अवधि, ये जो सेल होता है इसकी अवधि, चलने की अवधि लेड स्टोरेज बैटरी यानी लेड संचायक सेल से अधिक होती है, नंबर 1 बात। और उसकी तुलना में ये क्या होता है, थोड़ा महंगा भी होता है। ये सेल के बारे में 2 बातें और हैं। इस प्रकार से मैं आपको सेल अथवा बैटरियां कंप्लीट करवा चुका हूं। तो इसके बारे में आपको कैडमियम निकेल संचायक सेल सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल है, ये चीजें अपने को ध्यान रखनी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप बाद में वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट्स में उतार सकते हो। अब चलो अपन बात करते हैं आगे। आज बात करेंगे अपन एक महत्वपूर्ण सेल की। वो सेल होगा ईंधन सेल। कैसा सेल होगा, ईंधन सेल। ईंधन सेल में अपन जो पदार्थ काम में लेंगे, जो सब्सटेंस काम में लेंगे, वो ऐसे सब्सटेंस काम में लेंगे कि जिनकी भविष्य में कोई कमी नहीं आ सकती, यानी उन पदार्थों की जो आपूर्ति है वो लगातार क्या रहती है, बनी हुई रहती है। तो अपन बात करते हैं फ्यूल सेल की। या ईंधन सेल। सबसे पहले डेफिनेशन इसकी बात करते हैं। वह सेल जिसमें कुछ पदार्थ, जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन, जैसे मैं बात करूं मीथेन, जैसे मैं बात करूं मिथेनॉल, हाइड्रोजन, मीथेन और मिथेनॉल इत्यादि की, इनकी दहन ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, इनकी दहन ऊर्जा को सीधे ही कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में, या फिर मैं कहूं कौन सी एनर्जी में इनको रूपांतरित कर लिया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में रूपांतरित कर लेते हैं। इस तरह के जो गैल्वेनिक सेल होंगे उन सेलों को अपन क्या कहेंगे, ईंधन सेल कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन स्पष्ट क्या हो जाएगी, ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन एवं मेथनॉल आदि की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है। क्या कहलाते हैं, फ्यूल सेल कहलाते हैं। कौन से सेल कहलाएंगे, ये फ्यूल सेल कहलाते हैं। बताओ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे गैल्वेनिक सेलों को अपन क्या कहते हैं, फ्यूल सेल कहते हैं, या फिर मैं क्या कहूं, इनको क्या कहते हैं अपन, ईंधन सेल कहते हैं। आजकल जो ईंधन सेल काम में आते हैं, वर्तमान में आजकल के जो ईंधन सेल होते हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई जाती है और किसका निर्माण कर लिया जाता है, जल का। इन सेलों का प्रयोग किया जाता है आजकल। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के फलस्वरूप, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्रिया होने के फलस्वरूप जो जल बनता है, उन अभिक्रियाओं का प्रयोग किसमें किया जाता है, जो वर्तमान में ईंधन सेल चल रहे हैं उसमें। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया होने के बाद में जो जल बनता है, इन अभिक्रियाओं का प्रयोग जो आजकल ईंधन सेल बन रहे हैं उनमें किया जाता है। चीज क्लियर हुई सभी को। हाँ, एक नई बात और, जो अपोलो अंतरिक्ष यान था, कौन सा, अपोलो यूएसए का था ना, अंतरिक्ष यान में इसी अभिक्रिया का प्रयोग करा था। कौन सी अभिक्रिया का, H2 और O2 के फलस्वरूप क्या बनता है, H2O। इसी अभिक्रिया का प्रयोग किया था और इसमें जो जल बना, उस जल को संघनित कर, जो जलवाष्प बनती ना, उसको संघनित कर इसको किस में काम में लिया,
पेयजल के रूप में प्रयुक्त किया इसको। किस जल के रूप में काम में लिया इसको? पेयजल के रूप में प्रयुक्त किया गया था। क्लियर हुई? अब अपन यहां पर जो ईंधन सेल अपने सिलेबस में दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उसकी बनावट देखते हैं। तो अपोलो नामक अंतरिक्ष यान में भी कैसे सेल का प्रयोग किया गया था? ईंधन सेल का ही। कौन से ईंधन सेल का? H2 और ऑक्सीजन की क्रिया के फलस्वरूप जल बनने वाली अभिक्रिया का ही इसमें क्या किया था? प्रयोग किया गया था। अब देखो जो ईंधन सेल होता है उसकी बनावट क्या होती है। यहां भरा रहता है NaOH का विलयन। कैसा विलयन भरा रहता है यहाँ पर? NaOH का विलयन। ये रहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। यहां से प्रवाहित करते हैं अपन H2। कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? H2। सॉरी H2। इधर से क्या निकलता है? H2O वाष्प निकलती है यहां से। और ये किसकी तरह कार्य करता है? इधर वाला सिरा ये किसकी तरह कार्य करता है? एनोड की तरह। किसकी तरह? एनोड की तरफ। तो एनोड की तरफ से क्या प्रवाहित करते हैं अपन? हाइड्रोजन। और कैथोड की तरफ से क्या प्रवाहित करेंगे अपन? कैथोड की तरफ से प्रवाहित करते हैं अपन ऑक्सीजन। इधर से क्या प्रवाहित करते हैं? O2। और ये किसका कार्य करता है? ये कार्य करता है यहाँ पर कैथोड का। अब देखो ये जो कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं यहाँ पर, कैथोड और एनोड किसके बने होते हैं? कार्बन के। इन इलेक्ट्रोडों में क्या बीच में तो क्या भरा रहता है? NaOH का क्षारीय विलयन भरा रहता है। और ये इलेक्ट्रोड जो बने होते हैं कार्बन के बने होते हैं। इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं? कार्बन के। इलेक्ट्रोड कार्बन के बने होते हैं। कार्बन के बने होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों के बीच में, इन इलेक्ट्रोडों के बीच में बीच में इसमें प्लेटिनम या पैलेडियम के तार दसे रहते हैं, दसे होते हैं। किसके? प्लेटिनम और पैलेडियम के वायर दसे रहते हैं इन इलेक्ट्रोडों के बीच में। इनके इलेक्ट्रोडों के बीच में प्लेटिनम और, अब देखो ये जो है ये तार है ना, ये प्लेटिनम और पैलेडियम के, ये किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्लियर हुई ये बात सभी को? तो दिख रहा है सभी को? इसमें क्या करते हैं? ग्रेफाइट के सॉरी कार्बन के सरंध्र युक्त इलेक्ट्रोड लेते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रोड वो कैसे होते हैं? सरंध्र युक्त होते हैं। और इन कार्बन के इलेक्ट्रोड, सरंध्र युक्त कार्बन के इलेक्ट्रोडों में से क्या प्रवाहित करते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। किस में प्रवाहित करते हैं? NaOH के विलयन में प्रवाहित करते। सबको दिख रहा है ये कैसे इलेक्ट्रोड हैं? सरंध्र कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं। क्या प्रवाहित कर रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैथोड की ओर से, हाइड्रोजन एनोड की ओर से प्रवाहित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, NaOH के विलयन में प्रवाहित कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें प्लेटिनम अथवा पैलेडियम के वायर धसे रहते हैं, जो कि उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, अभिक्रिया का वेग क्या कर देते हैं? ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के वेग में क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं, या फिर मैं कहूँ अभिक्रिया का वेग क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसकी रिएक्शन की, या फिर मैं बात करूँ इसकी अभिक्रियाओं के बारे में अपन बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले देखते हैं
एनोड पर संपन्न ऑक्सीकरण अर्धशैल अभिक्रिया, अर्धशैल अभिक्रिया। अब देखो एनोड पर कौन सी अर्धशैल, एनोड की तरफ से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपन, H2, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, H2 प्लस 4OH, क्या बनेगा यहाँ पर 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड की तरफ से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हाइड्रोजन, किस में, क्षारीय विलयन में क्या बने, 4 जल के अणु और 4 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं कैथोड पर संपन्न अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया। कैथोड की ओर से अपन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देख सकते हो कैथोड की तरफ से अपन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कैथोड की ओर से अपन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां पर कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये O2 और 2 जल के अणु प्लस 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अपने को ये प्राप्त होता है 4OH माइनस। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कैथोड की रिएक्शन हो गई। अब अपन लिखेंगे नेट सेल रिएक्शन, क्या लिखेंगे, नेट सेल रिएक्शन। देखो कटने वाला कट जाएगा, कितने 4 जल के अणु हैं, कितने हैं 2, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 2 ही H2O बचेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, 2 4 OH से 4 OH, बताओ क्या क्या बचा है यहाँ पे बचा 2H2 प्लस O2 और 2H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। बस ऐसी ही इसमें क्या होती है, रिएक्शन होती है। यह संपन्न हुआ आपका कौन सा सेल, ईंधन सेल, वह गैल्वेनिक सेल जिसमें इनकी दहन ऊर्जाओं का प्रयोग सीधे ही विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है, क्या कहलाते हैं, ईंधन सेल। क्लियर हुई, ईंधन सेल। आजकल ये क्रिया वाले ईंधन सेल काम में लेते हैं। अपोलो नामक अंतरिक्ष यान में यही ईंधन सेल काम में लिया गया था, जो जलवाष्प बनी थी उसको संघनित करके पेयजल के रूप में उसका प्रयोग किया था। अब अपन बात कर रहे हैं ये जो ईंधन सेल है, इसमें NaOH के विलयन के दोनों ओर क्या, यानी कार्बन के सरंध्र इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं और इन सरंध्र इलेक्ट्रोडों में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को NaOH के विलयन में प्रवाहित किया जाता है। इन इलेक्ट्रोडों में क्या दशे रहते हैं, ये वायर दशे रहते हैं, प्लेटिनम और पैलेडियम के, जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। एनोड पर कौन सी रिएक्शन संपन्न होगी, एनोड की तरफ से आप देख सकते हो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनोड की तरफ से अपन हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं ना एनोड की तरफ से, और कैथोड की तरफ से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन। ये नेट सेल रिएक्शन, ये बड़ी आसान है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पर जल बना रहे हैं। ये बात संपन्न हुई। अब देखो इसके गुणधर्म, ये अन्य सेलों से श्रेष्ठ क्यों है। देखो एक तो क्या है, इसकी दक्षता अधिक होती है, इसकी दक्षता क्या होती है, अधिक। इस सेल की दक्षता क्या होती है, अधिक, यानी लगभग कितनी होती है, 70%। इसकी दक्षता क्या रहती है, काफी अधिक रहती है, 70% तक रहती है। इस कारण ये अन्य सेलों की तुलना में क्या रहता है, श्रेष्ठ रहता है। दूसरी चीज मैं बात करूं, प्रदूषण मुक्त होते हैं, प्रदूषण मुक्त होते हैं, यानी ये इनके क्रिया करने के फलस्वरूप कोई प्रदूषण पदार्थ नहीं बनाया, कोई समाप्त होने वाला पदार्थ नहीं बना, अर्थात ये प्रदूषण क्या होते हैं, मुक्त। और इनमें काम आने वाले पदार्थों की आपूर्ति, काम आने वाले पदार्थों की आपूर्ति लगातार होती रहती है, यानी कभी समाप्त नहीं होती। इस कारण इनको क्या कहते हैं, भविष्य के सेल भी कहते हैं, भविष्य के सेल। तो ये क्या है, इनके गुणधर्म है जो इनको अन्य सेलों से क्या बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। तो इसमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए,
तो क्या ये कभी समाप्त होने वाले हैं? नहीं, इनकी लगातार क्या होती जाएगी? आपूर्ति और जल बनता जाएगा। तो ये क्या होते हैं? लगातार ऊर्जा देने वाले, अर्थात इन्हें क्या कहा जाता है? भविष्य के सेल भी कहते हैं, क्योंकि इन पर काफ़ी ज़्यादा कार्य अब हो रहा है इनके बनाने पर। ये कौन सा सेल था आपका? फ्यूल सेल। आपको इसी तरह से इसको नोट्स में, इसके फ्यूल सेल के नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। अब अपन इसके चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, वो है कोरोजन या फिर मैं कहूं संक्षारण। अपन बात करते हैं कोरोजन की। संचरण, देखो किसे कहते हैं संचरण, उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे धातुएं हैं, धातुएं वायुमंडलीय नमी में, जलवाष्प में, CO2, H2O, अम्ल, क्षार आदि से क्रिया करके क्या होने लग जाती है? संचारित होने लग जाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संचारण कहलाती है। तो कौन? धातुएं। धातुएं किसकी उपस्थिति में? वायुमंडलीय नमी बोल सकते हैं, जलवाष्प बोल सकते हैं, या फिर अम्ल, क्षार या कोई लवण बोल सकते हैं। इनकी उपस्थिति में इनसे क्रिया कर क्या होने लग जाती है? इन सब से क्या करने लग जाती है? इनसे क्रिया कर संचारित होने लग जाती है। संचारित होने लग जाती है, लग जाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संचारण कहलाती है। संचारण के एग्जाम्पल जैसे चांदी का बदरंग होना, लोहे पर जंग लगना, जंग लगना, तांबे पर या कॉपर पर हरे रंग की परत का बनना, रंग की परत का बनना। सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? सभी के सभी संचारण के एग्जाम्पल हैं। अब ये जो संचारण है, जो संचारण है, यह एक विद्युत रासायनिक परिघटना है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर, विद्युत रासायनिक परिघटना है। अर्थात जो संचारण है वो कैसा है? वो एक विद्युत रासायनिक परिघटना है। अर्थात विद्युत रासायनिक परिघटना का मतलब इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विद्युत रासायनिक सेल। इसका मतलब इसमें क्या बनते हैं? इसमें एनोड भी बनता है, जिस पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और इस पर क्या बनता है? कैथोड भी बनता है। और उस कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है, या मैं कहूं रिडक्शन होता है। अब अपन देखेंगे लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया विद्युत रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है? में विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण, रासायनिक सेल का निर्माण निम्न प्रकार होता है। देखो लोहे पर जंग लगना एक संचारण ही है। लोहे पर जंग लगना क्या है? ये सभी क्या है? संचारण। संचारण क्या है? विद्युत रासायनिक परिघटना, अर्थात विद्युत रासायनिक सेल बनता है, कैथोड एनोड बनते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन होता है। तो लोहे पर जंग लगना क्या है? संचारण ही है। संचारण विद्युत रासायनिक परिघटना अथवा सेल का निर्माण किस प्रकार से होता है? लोहे पर जंग लगना या जो संचारण की प्रक्रिया, इसमें विद्युत रासायनिक सेल कैसे बनता है, कैसे कैथोड एनोड बनते हैं, कैसे उन पर रिएक्शन होती है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो जैसे ये है, मान लो कोई लोहा है। क्या है ये? कोई लोहा। ये मान लो ये सतह है, यहाँ पर आयरन परमाणु है, और वो आयरन परमाणु
इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe2+ में बदल जाते हैं। तो ये सतह बताओ किसका कार्य करेगी, ये एनोड का कार्य करेगी या नहीं करेगी। तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीकरण। कौन सी संपन्न हुई, ऑक्सीकरण। क्या हुआ, 2Fe2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसके इस सेल इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, आप सभी जानते हो, लोहे के लिए 0.44 वोल्ट होता है। कितना होता है लोहे के लिए, इलेक्ट्रोड विभव का मान -0.44 वोल्ट, ये होता है लोहे के लिए। तो देखो लोहे, यहां पर लोहे के धातु परमाणु हैं, वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके किस में चले जाते हैं, Fe2+ के रूप में चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पानी के साथ या किसी अन्य माध्यम से इस सतह पर पहुंच जाते हैं। मान लो दूसरी सतह पर पहुंच गए, ठीक है। इस सतह पर जो H+ आयन रहते हैं उनका वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपचयन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपचयन। भाई यहां पर इनको जब भी इन इलेक्ट्रॉनों को जहां पर भी H+ आयन मिल गए, उन H+ आयनों का वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर देंगे, अपचयन। और जहां पर अपचयन हो गया, अपचयन होते ही वो किसकी तरह कार्य करेगा, वो कैथोड की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह, कैथोड की तरह। तो कैथोड पर क्या होगा, जैसे मैं बात करूं कैथोड पर क्या होगा, अपचयन। अपचयन किसका, जैसे 4H+ और O2+, 4 इलेक्ट्रॉन क्या बना, 2H2O। और यहां पर इस सेल, इसके लिए इस सेल का मान, इस इलेक्ट्रोड का मान होता है 1.23 वोल्ट। अब अपने पास कैथोड का विभव भी है और एनोड का विभव भी है। आप जानते हो ई सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। कैथोड का मान कितना है, 1.23 वोल्ट, माइनस एनोड का मान कितना है, -0.44 वोल्ट। बताओ कितना आ गया, 1.67 वोल्ट। कैसा है ये, धनात्मक। कैसा है ये, धनात्मक। धनात्मक होने का मतलब इस सेल धनात्मक, तो अभिक्रिया कैसी होगी, स्वतः। अतः कह सकते हैं क्या, अतः लोहे पर जंग लगना एक स्वतः होने वाली रिएक्शन है, क्योंकि इसके इस सेल का मान पॉजिटिव है। आपको बताया था ना, डेल्टा G के मान नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, और इस सेल के मान कितने, 2, 3 होते हैं। इसके भी पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव तो मतलब स्वतः है, नेगेटिव मतलब असवतः है, ये नेगेटिव मतलब स्वतः। ये चीजें आपको मैं बता चुका हूं। तो कह सकते हैं, तो लोहे पर जंग लगना क्या बन रहे हैं यहाँ पर, एनोड और कैथोड। और ये भी कैसा प्रक्रम है, एक स्वतः प्रक्रम है। बताओ ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, एक बार फिर से बता देता हूं। लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक परिघटना, कोई भी जंग हो, कोई भी संसरण हो, विद्युत रासायनिक परिघटना है, क्योंकि उसमें कैथोड एनोड सेल बनता है, उसके फलस्वरूप ये प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे लोहे के धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe2+ में आ गए, तो ये एनोड की तरह कार्य करेगी। इसके इलेक्ट्रोड विभव, आयरन के इलेक्ट्रोड विभव का मान पीछे भी अपन लिख करके आए थे, -0.44 वोल्ट होता है। और यही इलेक्ट्रॉन दूसरे सतह पर जाते हैं, इनको जहां पर भी H+ आयन मिल गए, उन H+ आयनों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर देते हैं, अपचयन। अपचयन का मतलब वो क्या है, कैथोड। ये कैथोड की रिएक्शन हो गई। अब इनको देख लो, इस सेल निकालो तो क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब लोहे पर जंग लगना क्या है, एक स्वतः प्रक्रम है, जो कि विद्युत रासायनिक परिघटना है। ये बात सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। अब देखो एक बात बताऊं, ये जो Fe2+ आयन है, ये जो Fe2+ आयन है, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके, किससे, यही है ना, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके ये किस में बदल जाते हैं, किससे क्रिया करेंगे, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से, लिए ऑक्सीजन से, और किस में बदल जाते हैं, Fe2O3.H2O। यानी वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके ये किस में बदल जाते हैं, Fe3+ में। किस में,
मैं लिखूँ यहाँ पर, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर O2 से क्रिया कर Fe3+ में ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा जंग के रूप में इस प्रकार विद्यमान रहते हैं। यही क्या है? जंग का सूत्र। तो जंग का सूत्र भी क्या होता है? Fe2O3.X+2O। इसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3। कितनी है? +3 है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, तो +2 कोई नहीं लिख करके आएगा। तो यही आयरन Fe2+ आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके किसमें ऑक्सीकृत हो जाते हैं? Fe3+ आयनों में, और जंग के रूप में इस प्रकार लोहे पर विद्यमान रहते हैं। यही क्या है? जंग का सूत्र है। क्लियर हुई? अब लास्ट टॉपिक है जंग के रोकथाम के उपाय। इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? देखो, एक नंबर बात तो है धातुओं को सुरक्षित स्थान पर रख करके। कहां पर रख करके? सुरक्षित स्थान पर रख करके, यानी नमी या फिर जलवाष्प, अम्लक्षार इत्यादि से दूर रख करके, इत्यादि वहां पर नहीं पहुंच सके, यानी कहीं सुरक्षित स्थान पर रख करके। दूसरी चीज अपन क्या करते हैं? अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा करके, जैसे मैं बात करूं टिन की परत चढ़ा सकते हैं, या फिर किसी अन्य धातु की क्या चढ़ा सकते हैं? परत चढ़ा सकते हैं। अन्य धातु की परत चढ़ा करके भी क्या करा जा सकता है? संसारण से सुरक्षा करी जा सकती है। या फिर अपन क्या कर सकते हैं? जिंक की परत चढ़ा करके, जिंक की परत चढ़ाकर, जिसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण, यानी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, ये सदलेपन बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण द्वारा भी संसारण से धातुओं की सुरक्षा की जाती है। तो ये भी क्या है? एक कोटिंग की तो चढ़ाई जा रही है जिंक की। टिन की परत भी चढ़ा सकते हैं। जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहलाता है। एक है अधिक क्रियाशील धातु का एनोड बनाकर। क्या कर रहा हूं मैं? अधिक क्रियाशील धातु का एनोड बनाकर। अधिक क्रियाशील धातु का एनोड बनाकर, एनोड बनाकर, अधिक क्रियाशील धातु का एनोड बनाकर के भी अपन क्या कर सकते हैं? कोरोजन से, या फिर मैं कहूं किससे? संसारण से सुरक्षा कर सकते हैं। तो अधिक क्रियाशील धातु का एनोड बनाएंगे, तो मान लो कोई धातु है, अपन ने बनाया अधिक क्रियाशील धातु का एनोड, और जो कम क्रियाशील है वो किस रूप में रह गई? कैथोड। कैथोड का तो संसारण होता ही नहीं, होता किसका है? एनोड का। तो जो अपने को धातु बचानी है, जिस धातु को अपने को बचाना, जैसे लोहे की पाइपलाइन है, लोहे की पाइपलाइन, अपन को पता है इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान -0.44 वोल्ट हो। अब यहाँ पर अपन एनोड किसका बनाते हैं? जिंक, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? इसके इस इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है -0.76 वोल्ट। तो ये क्या बन गया? एनोड। ये संचारित हो जाएगी, लोहे की पाइपलाइन क्या रह जाएगी? सुरक्षित रह जाएगी। इस प्रकार से अपन अधिक क्रियाशील धातु का क्या बना सकते हैं? एनोड भी बना करके संसारण से उसकी क्या कर सकते हैं? सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका विद्युत रसायन चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। तो बड़ी खुशी की बात है, आपके चार जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर थे, जिनमें से आपकी एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो चारों चैप्टर मैंने ऑनलाइन क्लास अपने चैनल विजेंद्र एचरा या विजेंद्र सर केमिस्ट्री में कंप्लीट करवा चुका हूं। तो ये सभी लोग इनको देखें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि, और शेयर करें ताकि अपने जो साथ के बच्चे हैं उन तक भी ये कंटेंट ऑफ मैटर पहुंच सके। ठीक है, तो अब आपको इस चैप्टर को पूरे को सभी वीडियोस देखने हैं, नोट्स बनाने हैं। हाँ, आज ही शाम को मैं क्लास देखते ही इसकी संपूर्ण PDF फाइल नोट्स की वो डालूंगा मैं।
तो उसमें से आप देख लेना कहाँ पर नोट्स छूटे हुए हैं, तो उनको उसमें से करेक्ट भी कर लेना। अब मैं अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करूंगा। हाँ, मैं क्वेश्चन आंसर जो नोट्स है पीडीएफ फाइल है उसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आंसर नहीं लिखे हुए हैं, तो आप समझना वो आपका टेस्ट है, अच्छे से पढ़ करके उनको क्या करना, आपको फिलअप करना है। सारे क्वेश्चन लिखने, मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, जगह छोड़ी है, क्वेश्चन लिखा है, जगह छोड़ी है, तो उनमें आप क्या चैप्टर को पढ़ करके अच्छे से तैयार करके उनके सबके क्या लिखने, आपको आंसर लिखने हैं। उसके बाद में एक क्लास में इसके न्यूमेरिकल की लेने वाला हूं। तो थैंक यू, धन्यवाद।